नमस्कार, मेरा नाम है आज मोहम्मद कैफ और आजकल आप हमारा जो पॉडकास्ट शो देख रहे हैं जिसमें हम ऐसी हस्तियों से, ऐसी विभूतियों से, ऐसी शख्सियों से बात करते हैं जिन्होंने अपने दम पर देश में, दुनिया में अपनी पहचान बनाई हो। तो उसमें आज हम आपके बीच जिस शख्सियत को लेकर के आए हैं और उनके बारे में आपसे बातचीत में उनसे आगे आपको रूबरू कराएंगे। उनको अदब का सुल्तान कहा जाता है, भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह से आप लोग जानते होंगे, एक पूरी दुनिया में एक बहुत मशहूर क्रिकेटर रहे हैं शेन वॉर्न, जिन्हें स्पिन का सुल्तान कहा जाता था। उनकी गेंदबाजी को कई बार बॉल ऑफ द सेंचुरी कहा गया। एक बार माइक गैटिंग को उन्होंने जिस गेंद पर आउट किया था तो वो बॉल ऑफ द सेंचुरी थी। इसी तरह से जिन हस्ती से हम आपको परिचय करा रहे हैं, जिनको हम आपके बीच लेकर के आए हैं, वो उनके जो अशार हैं, उनके जो शेर हैं, जो पोइट्री उन्होंने लिखी है, वो भी सदी की सबसे बेहतरीन अशार कहने के लिए उनको जाना जाता है। कई बार हम लोग जब लोगों से बात करते हैं तो बड़ी बेबाकी से बात करते हैं, लेकिन वो जो हैं उनके सामने बात करते हुए हमें भी कई बार सोचना पड़ता है कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कह दें जो जिसकी वो पकड़ कर लें और हमारी खिंचाई कर दें, क्योंकि हमारे काफ़ी सीनियर भी हैं। नवाज़ देवबंदी साहब का हम स्वागत करते हैं और यकीनन आपको ये बात जो है बहुत अच्छी लग रही होगी कि आज हमारे बीच एक बेहतरीन अदब की शख्सियत मौजूद है। बहुत शुक्रिया। बहुत आपका राष्ट्रीय जगत पर पहचान है। पहले सवाल की शुरुआत हम कर रहे हैं आपसे, जो अंतर्राष्ट्रीय। पहले तो आसिफ मोहम्मद साहब, हम ये अर्ज करेंगे आपसे कि आपने तारुफ बहुत ज़्यादा मतलब कि मुबालगा आमेज़ करा दिया। इतना नहीं है, हम तो छोटे से मामूली से शायर हैं और मामूली से इंसान हैं, तो मैं नहीं समझता कि मैं इतना बड़ा शायर हूँ। और खुदा करे कि जैसा आप कह रहे हैं ऐसा हो जाऊँ, तो ऐसी तमन्ना ज़रूर रखता हूँ, लेकिन वाक़या ये है कि ये बहुत बड़ी बातें हैं। ये बड़प्पन है आपका, और ख़ासकर जो आजकल के शायर हैं उन्हें बात सीखनी चाहिए कि एक आदमी बहुत बड़ा होने के बावजूद भी अपने पैर ज़मीन पर रखता है। और आजकल का तो दौर चल रहा है कि जो कुछ भी नहीं होते वो हवा में उड़ने का पहले से ख्याल रखने लगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो शुरुआत में ही उन्होंने एक सबक दे दिया। शुक्रिया। नवाज़ साहब, ये जो पूरी दुनिया है आपको नवाज़ देवबंदी के नाम से जानती है, और ये हमको पता नहीं चल पाया। बहुत सारे लोग पूछते भी रहते हैं कि आखिर आपका नाम क्या है। मैं असल में देवबंद का रहने वाला हूँ और मेरे आबा व अजदाद, मेरे पुरखे देवबंद से ही रिलेटेड हैं, वहीं रहते थे। और मेरे फादर ये काश्तकार थे, ज़मींदार थे, खेती वगैरह करते थे। फिर एक ज़माना आया, ज़मींदारा एक्ट लागू हो गया था, तो मैं एक पठान फैमिली से हूँ। और वैसे तो मैं मतलब कि नस्लन तो पठान हूँ, लेकिन अमलन पठान नहीं हूँ मैं। मतलब कि मिजाज में बड़ी नरमी है और पूरी कोशिश करता हूँ कि सब्र व तहम्मुल से काम लूँ, लड़ाई झगड़े से बचूँ, गुस्सा ना करूं। वो अलग बात है, इंसान हूँ, कभी आ जाता है। तो मैं एक पठान हूँ और मेरे वालिद का नाम था अब्दुस्सुबहान खान, और बेसिकली मेरा नाम है मोहम्मद नवाज़ खान। मोहम्मद नवाज़ खान। तो लेकिन जब हम मुशायरे की दुनिया में आए तो मोहम्मद नवाज़ खान से फिर हम नवाज़ रह गए। नवाज़ के बाद चूँकि हम देवबंद के रहने वाले हैं, मान लीजिएगा फिराक गोरखपुरी गोरखपुर के रहने वाले थे, हफीज़ मेरठी मेरठ के रहने वाले थे, तो इस तरह से हम देवबंद के हैं, तो इसलिए फिर हमारे साथ नवाज़ देवबंदी हो गया। फिर हमने ज़िंदगी को ज़िंदगी करने के लिए पढ़ने लिखने का सिलसिला शुरू किया। मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन SD कॉलेज मुजफ्फ़रनगर से किया। फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैंने जयपुर यूनिवर्सिटी से किया, वो मैंने जर्नलिज्म में किया था। फिर उसके बाद मैंने MA उर्दू किया, फिर मेरठ कॉलेज मेरठ से मैंने MA उर्दू किया। और फिर मैंने मेरठ कॉलेज से ही, उस ज़माने में मेरठ यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नहीं होती थी, तो फिर मेरठ कॉलेज से ही मैंने PhD किया। तब भी मैंने जर्नलिज्म पर ही काम किया। फिर जामिया उर्दू अलीगढ़ ने मुझे ऑनरेरी डीलिट अवार्ड की। तो इस तरह से ये ज़िंदगी का तालीमी और एकेडमिक सफ़र जो था वो डीलिट पर आकर रुका। और फिर मैं मोहम्मद नवाज़ खां से नवाज़ देवबंदी हुआ, और जब मुझे ये PhD और डीलिट अवार्ड हो गई तो फिर सब लोग डॉक्टर नवाज़ देवबंदी कहने लगे।
डॉक्टर साहब, तो चूँकि आप पीएचडी आपने की और डॉक्टर आप हो गए, डॉक्टरेट की डिग्री आपको मिल गई, तो जब कहीं आप जाते हैं तो आपको नवाज़ देवबंदी के अलावा मोहम्मद नवाज़ खान कहने वाले लोग भी हैं? असल में चूँकि मुशायरे की ज़िंदगी तकरीबन पिछले 50 साल होने जा रहे हैं, तकरीबन कुछ कम, तो अब शनाख्त मतलब है कि वो मोहम्मद नवाज़ खां वाली नहीं है। मेरा ख्याल से मेरे तो मोहल्ले में भी कम लोग जानते होंगे कि मैं मोहम्मद नवाज़ खां हूँ, नवाज़ देवबंदी ही हो गया हूँ। और इंतहा की बात यह है कि मेरी पहचान तो अब नवाज़ देवबंदी से हटके मेरा एक बहुत बड़ा तबका है जो मुझे देवबंदी जी ही कहता है। देवबंदी जी नमस्कार, देवबंदी जी आदाब। तो मतलब ये कि मैं देवबंदी ही कहलाने लगा हूँ। लोग बाग ये भी नहीं जानते कि मेरा नाम नवाज़ है। कुछ लोग अगर कह दें कि भाई नवाज़ साहब से बात कर लीजिए, तो आदमी पूछता है भाई कौन नवाज़ साहब, तो फिर आदमी कहता है भाई नवाज़ देवबंदी, अच्छा, तो तब वो पहचानता है। तो मेरी आइडेंटिटी जो है वो देवबंदी होने से जुड़ गई है। ये बहुत अच्छी बात है, और मैं समझता हूँ कि देवबंद की जो आइडेंटिटी है वो अपना आप में बहुत वैल्यूबल भी है और दुनिया में बहुत मायने भी रखती है। नवाज़ साहब, परिवार में आपके कौन कौन है? पहले तो आप देखिए, पिताजी के परिवार की बात हो जाए। जी, मेरे फादर तो 76 में इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। मेरी मदर 88 में रुखसत हो गई थी, और हम 3 भाई थे और 1 बहन। तो सबसे बड़े भाई मोहम्मद उस्मान खान थे, उनसे छोटे भाई उमर दराज खान थे, और मेरी पोइट्री और मेरी शायरी के उस्ताद भी मेरे बड़े भाई उमर दराज खान साहब ही थे। और एक मेरी सिस्टर थी अज़ीज़ फ़ातिमा, उनका एक एक्सीडेंटल मतलब उनकी डेथ हो गई थी। तो ये लोग दुनिया से जा चुके हैं, अब तो हम तन्हा हैं। और इस तन्हाई में जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कभी कभी जी चाहता है कि कोई नवाज़ कहने वाला मिल जाए। लोग डॉक्टर साहब कहने वाले मिलते हैं, लोग नवाज़ देवबंदी साहब कहने वाले मिलते हैं। मैं स्कूलों को चलाता हूँ, कोई मैनेजर साहब कहने वाला मिलता है, कोई सर कहने वाला मिलता है। बहुत लोग बड़े बड़े नामों से पुकारते हैं, लेकिन लोग नवाज़ कहने वाले लोग नहीं रहे। तो जी यही चाहता है कि कोई पीछे से पुकारे कि नवाज़, तो उसमें जो मिठास होगा, उसमें जो ठंडक होगी, उसमें जो अट्रैक्शन होगा, उसमें जो मकनातीसियत होगी, मैग्नेटिक पावर होगी, वो शायद और सारे जितने भी आदाब अलकाब हैं उसमें नहीं है। नवाज़ साहब, ये तो आपने चूँकि थोड़ा आप जज्बाती भी हैं, और एक अच्छा आदमी जो होता है वो यकीनन भावुक होता है। तो लेकिन आपने जो कहा है वो उसी एक शेर आपका है, वो शायरी का आपका चूँकि शौक़ है, तो माँ पर जो आपने कहा है, तो पूरी दुनिया में उसको भी आप सदी के सबसे अच्छे पोइट्रिक वर्ड्स में से आप कहते हैं। हम लोग माँ पर किसी को घर मिला, तो ये माँ से आपका इतना लगाव, मेरे हिस्से में माँ आई, तो कुछ बता सकते हैं कि ये कैसे? नहीं, ये शेर तो मेरा नहीं है, लेकिन मेरे शेर भी बहुत से माँ पर हैं। और देखिए, मेरा मानना ये है कि नई जनरेशन को भी मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी की जितनी मेहनतें हैं, उन मेहनतों को अगर आप कारगर करना चाहते हैं तो अपने माँ बाप के पैर दाबेंगे, तब आप मंजिलों पर पहुँचेंगे। रास्ते इसको पूछते हैं कि कितनी खिदमत करके आए हो अपने माँ बाप की, अपने असातिज़ा की, तब मंजिलें हासिल होती हैं, तब रास्ते साथ देते हैं। तो मैं जिस ज़माने में स्ट्रगल कर रहा था, चूँकि मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूँ और मैंने बचपन से पढ़ा भी हूँ और पढ़ाया भी है, और मैं आज सबको कहता हूँ कि पढ़ना कोई ख़ास बात नहीं है, पढ़ कर के पढ़ाना जो है ये ख़ास बात है। तो आप सिर्फ पढ़ लें और अपने आप को ये समझें कि आप कामयाब आदमी हैं, मेरी नज़र में ये ज़िंदगी की कामयाबी नहीं है। मैं तो कामयाबी इसको समझता हूँ कि आप पढ़ें भी और समाज को भी पढ़ाएं। तो जिस ज़माने में मैं पढ़ रहा था तो मेरे वालिद, मेरे फादर बीमार थे और मुझे उनके लिए दवाओं का इंतज़ाम करना होता था, तो मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था। और मैं जो सबसे पहला ट्यूशन पढ़ाया, मैं 5th क्लास में पढ़ता था, 5वीं क्लास में पढ़ता था, और मैंने जो पहला ट्यूशन पढ़ाया उसमें मुझे मिलती थी एक अठन्नी,
उस ज़माने में 50 पैसे को अठन्नी कहा करते थे, और एक बहन और भाई पढ़ते थे, यानी कि चवन्नी में एक बहन और चवन्नी में एक भाई। उस वक्त ये अठन्नी मेरी ज़रूरत भी थी, मेरी साधना भी थी, मेरी इबादत भी थी। और लेकिन मैं जब बच्चों को पढ़ाता था तो मैं मतलब एक अंतरात्मा से पढ़ाता था, अपनी रूह की गहराइयों से पढ़ाता था, फॉर्मली पढ़ाता था। चूँकि मुझे तालीम का जो शौक़ था वो बचपन से ही है, तो फिर कुदरत ने उसमें शोहरत दी, मैं और आगे पढ़ाने लगा। तो बहरहाल मेरे फादर 76 में इस दुनिया से रुखसत हुए, और मेरी माँ जो है वो 88 में। मुझे एक बात याद आई जो आपने माँ के हवाले से कही है कि मैं ये महसूस करता था कि जब मैं घर में जाया करता था, जब भी दाखिल होता था दिन में मान लीजिएगा 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार, तो मेरा ये मामूल था कि मैं अपनी अम्मा का हाथ पकड़ के हर बार ये पूछा करता था कि अम्मा आप कैसी हैं। और जब ये बात मैं पूछता था अपनी माँ से हाथ पकड़ करके, मेरी अम्मा मुस्कुरा करके ऊपर देखा करती थी और ये कहा करती थी कि मुझे क्या हुआ है। जब वो ये कहती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरी अम्मा डायरेक्ट अल्लाह से, रब्बुल इज़्ज़त से बात कर रही हो, मेरे ही बारे में बात कर रही हो। मुझे आज ज़िंदगी की हर ऊंचाई पर अपनी माँ का वो मंज़र याद आता है कि जिस वक्त मेरी वालदा ऐसे करके कहती थी कि मुझे क्या हुआ है। तो बहरहाल माँ बाप की खिदमत आदमी को अज़मत अता करती है, बड़ा बनाती है। मेहनतें भी तभी कारगर होती हैं जब माँ बाप की दुआएं उसके पीछे हैं। नवाज़ साहब 45 साल हो गए इस बात को, आपकी अम्मी को आपसे दूर गए हुए, और अभी आपकी कितनी उम्र है? मैं ज़िंदगी के 67 ईयर्स गुजार चुका हूँ। खुदा करे कि ये ज़िंदगी जितनी गुजारी है, जितनी बाकी है, कुछ कारआमद हो जाए। ऐसा लगता है कि अभी काम सही नहीं कर पाया। ये शौक़ है कि ज़िंदगी में कोई अच्छा काम ऐसा कर दूँ कि जो वाकई अच्छा काम। तो ये जो एजुकेशन के फील्ड में बहुत सारे लोग ये बात जानते नहीं हैं। मैं बता दूं आपको कि नवाज़ साहब सिर्फ शायरी की तो उनका पिक्चर आपको दिखती है, चूँकि वो उसके लिए जो है दुनिया भर में जाने जाते हैं, लेकिन उनका जो एरिया है जहाँ वो रहते हैं, देवबंद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, तो यहाँ पर वो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं जो खासकर लड़कियों की तालीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और कई हज़ार लड़कियाँ, अगर हम इनसे बात करेंगे तो बताएंगे, वो संख्या कई हज़ारों की है, 10,000 की भी हो सकती है, ठीक फिगर तो यही बता पाएंगे। ये एजुकेशन के फील्ड में अभी भी इनके यहाँ पढ़ाई कर रही हैं लड़कियाँ। नवाज़ साहब, आपका एक बहुत सबल पक्ष है, बड़ा पॉजिटिव आपका ये पिक्चर है कि आप लड़कियों की तालीम के लिए बहुत काम करते हैं। गर्ल्स कॉलेज आपके बहुत सारे चल रहे हैं, कुछ बता सकते हैं कि क्या ये असल में एक तो ये कि मुझे पढ़ने और पढ़ाने का शौक़ बचपन से था, लेकिन मेरे पढ़ने और पढ़ाने के स्टाइल में और आज के स्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं मतलब है कि अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को ज़िंदगी का सबक पढ़ाना चाहता हूँ। लोग सिलेबस और पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, और बदनसीबी क्या है कि जिस ज़माने में हम पढ़ते थे तो हमारे पूर्वज पढ़ाई जाती थी, लेकिन उसमें क्या होता था, राजा दशरथ की कहानी होती थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कहानी होती थी, है ना, रामचंद्र जी की कहानी होती थी। तो आज वो सारी चीज़ें नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें आज भी ज़रूरत है हमारे पूर्वज की। तो मैं अपने बच्चों को संस्कार देना चाहता हूँ, तहज़ीब और कल्चर सिखाना चाहता हूँ। मेरा मानना ये है कि बेहतरीन इंसान तभी बन सकता है जब आदमी के पास ये संस्कार और ये कल्चर, ये सलीक़ा, ये अदब, ये शऊर होगा, तब वो बेहतरीन इंसान बनेगा। आज के मौजूदा ज़माने में हम अपनी औलादों को बड़ा इंजीनियर, बड़ा डॉक्टर, बड़ा साइंटिस्ट ये तो बना रहे हैं, लेकिन हम बड़ा बेटा नहीं बना रहे हैं, हम बड़ा दामाद नहीं बना रहे हैं, हम बड़ी बेटी नहीं बना रहे हैं, हम बड़ी बहू नहीं बना रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें अधूरी हैं जब तक हम बड़े इंसान ना बने। तो इसलिए मैंने पढ़ने लिखने को तरजीह दी और उसमें भी अपनी बेटियों का सिलेक्शन किया। गर्ल्स पर आपने ज़्यादा कंसंट्रेशन? तो देखिए, जब कोई चीज़ अच्छा रिस्पॉन्स देती है तो जाहिर है कि उसकी तरफ ध्यान देना पड़ता है। आप देखेंगे सामाजिक दृष्टि से, समाजी एतबार से बेटियों के यहाँ ज़्यादा सिंसियरिटी और संजीदगी पाई जाती है।
तालीम के लिए आप हर साल का रिज़ल्ट उठाकर देख लें, अखबार की जो हेडलाइंस होंगी जब रिज़ल्ट आएगा हाई स्कूल का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, तो यही होगा कि लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ा। तो पता ये चलता है कि लड़कियां ज़्यादा सिंसियर हैं। तो ज़रूरत भी है, बेटियों की तालीम की ज़रूरत भी है। ख़ास तौर से हमारे यहाँ तो तालीम बहुत कम थी लड़कियों की, और समाजी एतबार से भी लड़कियों को लोग कम ही पढ़ाते हैं। तो इसकी ज़रूरत भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आप बड़ा इनकलाब, बड़ी क्रांति बर्पा करना चाहते हैं तो आपको बेटियों को पढ़ाना पड़ेगा। मैं अक्सर कहता हूँ कि सिर्फ बेटों को ही ना पढ़ाओ, बेटियों को भी पढ़ाओ। बेटियाँ घर के माहौल को बदलती हैं, आपकी मेंटलिटी को बदलती हैं, अपने घरेलू हालात को बदलती हैं, अपने भाई के, बाप के। और एक बात और बताता हूँ, अगर बाप शराबी हो, भाई शराबी हो, माँ के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि गिलास का हाथ पकड़ ले, लेकिन बेटी के अंदर ये जुर्रत, ये हौसला है कि वो अपने बाप का गिलास पकड़ के रोक सकती है कि पापा शराब नहीं पीनी चाहिए। तो मैं ऐसी ही बेटियां बनाना चाहता हूं जिनके पास जुर्रत हो, हौसला हो, हिम्मत हो, और वो समाज में एक नई क्रांति बर्पा करें, एक नई जिंदगी, एक नई सोच समाज में इंट्रोड्यूस करें और अपने घरों को जन्नत बनाएं, जन्नत। और जन्नत तभी बनेगी जब हमारी बेटियां पढ़ेंगी। नवाज साहब, ये जो आप कह रहे हैं ये हमने देखा भी है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इस संबंध में, चूँकि हम आगे बात करेंगे, कि आप एक अच्छे प्लान पर चले हैं। पहले तो आपने लड़कियों की जो स्कूलिंग है उस पर आप आए, उसके बाद आप उनको कोचिंग, इंजीनियरिंग कोचिंग पर लेकर के आए, उसके बाद आप यूपीएससी कोचिंग पर लेकर आए, अब नीट पर भी आप ले आए, मेडिकल की एजुकेशन की तरफ भी आप उसमें उधर भी ले आए कि वहाँ भी उनको डॉक्टर्स वो बने। तो ये कितने, पहले तो इसी पर बात कर लें कि अभी कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो आपके इंस्टीट्यूशंस में, आपके दिशा निर्देशन में पढ़ रही हैं? देखिए, ऐसी तादाद तो मेरे ध्यान में कोई नहीं है, लेकिन एक बड़ी संख्या में तो हमने खुद स्कूल बनाए हैं। जी जी। और फिर जो मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले ऐसे होते हैं जिनके पास मैं रिसोर्सेज देखता हूँ, तो मैं उन्हें मोटिवेट करके उनको स्कूल खुलवा देता हूँ। स्कूल खुलवाने में उनका ये होता है कि हम ये चाहते हैं कि वो स्कूल चलाएं, तो वो ये कहते हैं कि भाई हमारे से तो स्कूल चलाना नहीं आता, तो स्कूल हम चलवाते हैं और चलाते वो हैं। हम उनके मैनेजमेंट में शरीक नहीं होते, उनके फाइनेंस में शरीक नहीं होते, लेकिन पूरा स्कूल चलाते हैं। इस तरह से हमारे मिला करके और हमारे दोस्तों के मिला करके कुल 25 स्कूल हैं जिनको मैं देखता हूँ, जिनका सब कुछ देखभाल चलाना मेरे ही ज़िम्मे है। और मैं समझता हूँ 25 स्कूल में तादाद बहुत अच्छी खासी होगी। जैसे मुजफ्फरनगर का मेरा स्कूल है, अजमत स्कूल है, तो कुल मिलाकर के वहाँ तकरीबन 5000 बच्चियाँ पढ़ती हैं। और मेरा देवबंद का स्कूल है तो 1200-1300 बच्चियाँ पढ़ती हैं एक ही स्कूल में। और जो दूसरे स्कूल हैं वहाँ भी 500,000, 1200 बच्चियाँ पढ़ती रहती हैं। तो अगर आप कुल मिलाकर के कैलकुलेट करेंगे तो 2500 स्कूल में, 25 स्कूलों में तकरीबन 25,000 बच्चियाँ तो होंगी, 20-25 हज़ार बच्चियों के करीब पढ़ रही हैं। नवाज साहब, एक बहुत बेहतरीन डिस्कशन की तरफ आप ले आए, बहुत धन्यवाद आपका। आप माशाल्लाह से, एक तो आप अजीम शख्सियत तो हैं, इसके साथ साथ अल्लाह ने आपको अच्छी कद काठी से भी नवाजा है। तो आप जब ऊंचाई पर खड़े होते हैं तो आपको दिखाई देता है दूर तक। तो मीनाक्षी चौक जो, जहां अजमत गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ के बारे में एक बात बहुत अक्सर वहाँ के आसपास के लोग करते हैं कि जब वो मीनाक्षी चौक पर खड़े होते हैं और अजमत गर्ल्स कॉलेज के स्कूल की छुट्टी होती है और वहाँ से वहाँ तक वो लड़कियाँ जो एक दिखाई देती हैं, पूरे लगभग जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक पूरी सड़क भरी हुई सफ़ेद हिजाब वो पहनती हैं, तो वो एक तरह का ऐसा नज़ारा होता है जो लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर देता है। बहुत बेहतरीन लगता है और एक खुशी देता है। तो जब आप अपनी बेटियों को, इतनी सारी बेटियों को आप एक साथ स्कूल से निकलते हुए देखते हैं तो क्या फीलिंग्स होती हैं? असल में जब कोई माली पेड़ लगाता है, कोई पौधा लगाता है, उसकी आबियारी करता है और उस पर फल आने लगते हैं, उस पर फूल आने लगते हैं, उसकी शाखें हरी होने लगती हैं, तो उसको जो खुशी होती है, एक बाप जो अपनी बेटियों को बड़ा होते हुए देखता है, कामयाब होते हुए देखता है, सफल होते हुए देखता है, जो खुशी एक बाप को, एक माली को होती है, वही मुझे होती है। वजह यह है कि मैं तो अपनी बेटियों का ख्वाब अपनी छोटी छोटी 2 आँखों में लिए फिरता हूँ।
जब उस भीड़ को देखता हूँ तो अंदर से एक खुशी होती है। तो यकीनन ये तो खुशी का मकाम ही है। आपकी अपनी बेटी भी है? मैं माशाल्लाह मेरी एक बेटी है, मेरे 2 बेटे हैं। मेरी बेटी डॉक्टर आयशा नवाज़ है। मेरी बेटी ने अलीगढ़ से पढ़ा है और फिर पीएचडी उसने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से किया है इंग्लिश में। और मेरी बेटी अलीगढ़ के अंदर एक स्कूल की प्रिंसिपल है। छोटा बेटा मेरा, उससे छोटा बेटा है, बड़ा बेटा है डॉक्टर अहमद नवाज़ खान। वो ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और उसने फार्मेसी से पीएचडी किया है। उससे छोटा बेटा है अब्दुल्ला नवाज़ खान, वो मेरे सारे स्कूलों को देखता है। वो डबल पीजी है, 2 सब्जेक्ट से उसने इंग्लिश और उर्दू से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। मेरी पूरी फैमिली, मैंने अपनी बहुएं जो मेरे घरों में आई हैं, मैंने उनको पढ़ा लिखा बनाया। मान लीजिएगा मेरी बहू आई तो मैंने फिर अपनी बहू को कि बीएड भी कराया, एमएससी भी कराया। तो एक बड़ा अजीब रिवाज है समाज में कि शादी को आखिरी सरहद समझ लिया जाता है बेटी की, कि अगर शादी हो गई तो तालीमी ज़िंदगी ब्लॉक, यानी कि ख़त्म हो गई बात। तो मैं समझता हूँ कि बेटियों के साथ ज़्यादती है ना। उनकी परवाज़ के पर काट दिए जाए, उन्हें उड़ने से रोक दिया जाए, ये कोई बात नहीं हुई। पॉइंट नोट किया जाए। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप अगर अपने घर में बहू ला रहे हैं तो आप अपनी बेटियों को भी तो पढ़ाते हैं, तो अपनी बहुओं को क्यों नहीं पढ़ाते? बहुओं को क्यों नहीं पढ़ाते? तो बहुओं को भी पढ़ाइए। तो मैंने अपनी बहू को ये कि एमएससी भी कराया, बीएड भी कराया और एमएड भी करा रहा हूँ मैं। वेरी गुड। मेरी फौजिया खान मेरी छोटी बहू है। मेरी दूसरी बड़ी बहू है, मैंने उसे एलएलबी भी कराया, एलएलबी करा के बीएड भी कराया, अब मैं उसे एमएड करा रहा हूँ। तो बहरहाल मेरा कहना ये है कि, और मैं एक बात आपसे और बताता हूँ, समाजी एतबार से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने घरों में जन्नत बनाना चाहते हैं तो अपनी बहुओं को अपनी बेटियाँ समझा कीजिए। जब भी आपकी बहुएं आपको अपना बाप समझेंगी, आपको अपनी माँ समझेंगी, तभी ऐसा होगा। तो मैं तो अपनी बहुओं को अपनी बेटियाँ समझता हूँ और मैं अपनी बहुओं को अपनी बेटी से ज़्यादा तरजीह देता हूँ, प्रायोरिटी देता हूँ। हालांकि मेरी बेटी कभी कभी कहती है कि अभी आप है कि मुझे फ़ोन नहीं करते, मेरे लिए ये चीज़ नहीं लाए, लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं अगर अपनी बहुओं के साथ मोहब्बत से पेश आऊँगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बेटी की ससुराल मेरी बेटी के साथ अच्छी तरीके से पेश आएगी। सबक देते हैं, सीख देते हैं। जब हम बड़े लोगों से बात करते हैं तो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं जो हमारी पूरी ज़िंदगी को कामयाब बनाने में मदद करती है। नवाज़ साहब, आपने अपने बेटों पर बात की, अपनी बेटी पर बात की, आपने अपने वालिद साहब पर बात की, अम्मी पर बात की। अब हम एक बार जानना चाहते हैं आपकी शरीक हयात के बारे में, उनके बारे में भी आप कुछ क्या उनका? असल में वैसे तो दुनिया का मिजाज ही ये है कि हर कामयाब आदमी के साथ ये पूछा जाता है कि साहब आपके पीछे किसका हाथ है, कौन सी औरत का हाथ है। ये एक सवाल बड़ा जनरल सा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हकीकत तो यही है कि मेरी ज़िंदगी में मेरे माँ बाप की दुआओं ने तरक्की की सारी मंजिलें तय कराई हैं। लेकिन मेरी शोहरत का जो आगाज़ है, जो इब्तदा है, वो मेरी बीवी के आने के बाद हुई। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक प्राइवेट जॉब में था, तो जिस दिन मेरी एंगेजमेंट हुई थी उस दिन मेरी परमानेंट जॉब हुई थी, और जिस दिन मेरी शादी का ख़त आया था उस दिन मेरी तनख्वाह बढ़ी थी। क्या बात? जब मेरी शादी हो गई और तो मेरी शोहरत में इजाफा हो गया। और मेरी शोहरत, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मुशायरे में मुफ्त जाता हूँ, बड़ी बड़ी ये कि मोहब्बतों से लोग नवाजते हैं। तो मेरी आमदनी में इजाफा हो गया मेरी शादी के बाद। जब मेरी बेटी हो गई तो मेरी आमदनी में और इजाफा हो गया और शोहरत में दिन दुगना। फिर मेरे 2-3 बच्चे हो गए तो फिर ये हुआ कि मैं दुनिया के आखिरी छोर पर अमेरिका तक होकर के आया, और ये टूटे फूटे शब्द जो कविता और गज़ल के रूप में थे, वहाँ तक इसकी खुशबू मैंने पहुँचाई और कोशिश की कि मैं अच्छी बात दूसरे लोगों तक पहुँचाऊँ। तो मुझे ऐसा लगता है
कि मेरी शोहरत की जो आधारशिला है वो मेरी बीवी की ज़ात से जुड़ी हुई है, मेरी मिसेज़ की ज़ात से जुड़ी हुई है। और मैं हमेशा ऐसा महसूस करता हूँ कि जो लोग अपने घरों में अच्छा माहौल चाहते हैं उन्हें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। समाज में ये बड़ी ख़राबी है, बीवी से मोहब्बत करने को लोग नाकाम शौहर समझते हैं, नाकाम पति समझते हैं, लेकिन ये नाकाम पति नहीं, ये कामयाब पति होते हैं, कामयाब शौहर होते हैं। इसलिए अगर कामयाब इंसान बनना चाहते हो तो अपनी बीवी के साथ मोहब्बत से पेश आओ। और हकीकत यही है आसिफ मोहम्मद भाई कि मेरी ज़िंदगी की जो शोहरतें हैं वो मेरी शादी के बाद से ही शुरू हुई हैं, और आज तक मैं और मेरी बीवी जिस मोहब्बत, जिस ताल्लुक़ से रहते हैं, मेरा अपने घर जाने को जी चाहता है। और जिसका घर जाने को जी चाहे, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वहीं स्वर्ग है, वहीं जन्नत है। जितना आपने पूरा एक स्ट्रक्चर बताया अपनी फैमिली का कि इतने सारे डिग्री धारक लोग वहाँ हैं, तो एक मिनी यूनिवर्सिटी तो आपका परिवार भी हो गया, आपका घर भी एक मिनी यूनिवर्सिटी हो गई। तो आपकी जो शरीक हयात हैं, आपकी बीवी, इनका कितना कैरेक्टर है कि एजुकेशन को प्रेरित करने के लिए? देखिए, आदमी की जो खुशगवार ज़िंदगी है ना, जो तरक्की है, जो ऊंचाइयां हैं, जो बुलंदियां हैं, वो बग़ैर घर की खुशगवार ज़िंदगी के आ ही नहीं सकती। अगर एक घर में टेंशन फुल रहता हो आदमी, तो क्रिएटर कैसे बन सकता है, कैसे अच्छा शेर कह सकता है, कैसे अच्छा सोच सकता है? अच्छा सोचेगा ही तब जब घर का माहौल खुशगवार होगा। और मैं आपको एक बात बीच में बताता हूँ कि अगर घर का माहौल खुशगवार नहीं है, वाइफ एंड हस्बैंड एक दूसरे से हम आहंग नहीं हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी औलादें हमेशा नालायक होती हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी औलादें फर्माबरदार हों, ओबीडियंट हों, आज्ञाकारी हों, तो याद रखिए कि आपके मियाँ और बीवी, हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान बहुत अच्छी ट्यूनिंग होनी चाहिए। तो खुदा का शुक्र है कि हम दोनों के दरमियान बेहतरीन ट्यूनिंग है। मैं जब चाहूँ मैं अपनी बीवी को रुला देता हूँ, जब चाहे मेरी बीवी रुला देती है। रुलाने से मुराद ये है कि हम एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। बहुत खूब। रोना ये नहीं है कि कोई गम है, खुशी की वजह से रोते हैं कि ऐसा खुशनसीब मैं शौहर हूँ, ऐसी खुशनसीब मेरी बीवी है। और मैं अगर थोड़ी देर घर से बाहर रहूँ तो मुझे 3 बार फ़ोन आ चुका होता है। तो इसलिए मैं तो अपने घर में बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजारता हूँ और अपनी बीवी के साथ बहुत। और मेरा मानना ये है कि अच्छे लोग वही हैं जो एडजस्टिव नेचर हैं। गुड। और अगर आप अपनी बीवी के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर सकते तो आप फ्लॉप आदमी हैं, झूठे आदमी हैं, मक्कार आदमी हैं। जो कुछ आप बाहर कर रहे हैं ये सब मक्कारी है, ये झूठ है, आप गलत। वजह क्या है? आदमी हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहा है, आदाब कर रहा है, सलाम कर रहा है, और घर में आने के बाद बदकलामी कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, गालियां दे रहा है। तो मैं नहीं समझता कि ये सच्चा आदमी है। ये तो अदाकार भी नहीं है, झूठा है, बिल्कुल झूठा है। तो इसलिए मैं तो अपील करूँगा कि आप अपने घरों में एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारा करें। आपकी औलाद भी बहुत शानदार होगी, फर्मा बरदार भी बनेगी, और आपको ज़िंदगी का मज़ा आएगा। घर से चलोगे तब भी एक एहसास लेकर चलोगे, घर लौट के आओगे तो आपको वहाँ भी आते हुए एक हवा का ताज़ा झोंका महसूस होगा। अगर इस खुशगवारी में जीना चाहते हो तो अपनी बीवी के साथ बहुत शानदार ज़िंदगी गुजारा करो। एक सामाजिकता के दृष्टिकोण से अगर देखें तो कितनी अद्भुत चीज़ें कही हैं। पहले उन्होंने अपना परिवार बताया, बेटों को बताया, बहुओं के साथ व्यवहार बताया, अब पत्नी के साथ बर्ताव बताया। इसी को कहता है एक्सपीरियंस स्पीक्स, यानी तजुर्बा बोल रहा है। नवाज साहब, बात आपके संघर्ष पर होगी, और चूँकि आपके व्यक्तित्व को आज हम समझना और समझाना चाहते हैं, तो अब आपके संघर्ष पर बातचीत होगी। तो ये बताइए कि मैंने सुना है, मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ हालिका, आई एम नॉट श्योर कि मैं एक्चुअली शायरी में थोड़ा सा कच्चा हूँ मेरा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सुनता रहा हूँ कि आप जब देवबंद से आपने शायरी करनी शुरू की और बहुत शोहरत आपकी होने लगी, तो स्थानीय स्तर पर
जैसे हम लोग कहते हैं कि घर का जोगी जोगना बाहर गांव का सिद्ध, एक सामान्य कहावत है कि घर के व्यक्ति को बहुत अधिक सम्मान नहीं मिलता, लेकिन जो वो हिजरत कर जाता है, क्षेत्र छोड़ के कहीं दूर चला जाता है, तो उसको लोग मानने लगते हैं। तो जब आपको खयाती मिली और दुनिया आपको आपकी काबिलियत को सलाम करने लगी, देवबंद के लोगों का क्या रिएक्शन था? नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ। मैं मतलब और लोगों से बिल्कुल डिफरेंट हूँ, मुख्तलिफ जी। हूँ, और बहुत खुशनसीब आदमी हूँ कि इत्तेफाक ये है कि दुनिया के हर बड़े आदमी की शोहरत जब बाहर से आती है तब लोग ये कहते हैं कि भाई ये फला आदमी तुम्हारे शहर में रहता है, हाँ। बड़ा मशहूर है, ये बड़ा वहाँ मशहूर। लेकिन मेरी शोहरत का आगाज़ ही मेरे शहर और मेरे इलाके से हुआ है। मैं अपने दोस्तों और अपने इलाके के लोगों के कांधे पर बैठ करके मैंने शोहरत की मंजिलें तय की हैं। तो मुझे ये शिकायत नहीं है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं आज भी जिस गली से निकलता हूँ, जिस कूचे से निकलता हूँ, जिस बाज़ार से निकलता हूँ, जिस दयार से निकलता हूँ, लोग मेरे कांधे पर हाथ रखकर मुझे नवाज़ भाई कहते हैं, मुझे चाचा कहते हैं, मुझे अंकल कहते हैं, मुझे डॉक्टर साहब कहते हैं। तो मुझे ये शिकायत नहीं है। मेरे 4 मिसरे हैं। वो किसी का बहुत मशहूर शेर है कि सर फूल वो चढ़ा जो चमन से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया। लेकिन मैंने इसके बिल्कुल बरखिलाफ अपोजिट एक शेर कहा था कि सबका खुलूस सबकी इनायत मुझे मिली, सबका खुलूस सबकी इनायत मुझे मिली। मैं खुश नसीब हूँ कि मोहब्बत मुझे मिली। वो और होंगे जिनको वतन छोड़ना पड़ा, अपने वतन में रह के भी इज्जत मुझे मिली। वेरी नाइस। नवाज साहब, पहली बार आपको हम रिकॉल कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं, आपने कहाँ पढ़ा, क्या कुछ याद है? और कितनी आपकी उम्र थी? मैं 74 की बात है। हाँ। चूँकि मैंने शायरी तो 6ठी 7वीं क्लास से शुरू की थी। अरे वाह, इतनी कम उम्र में आते थे आपको, आइडियाज आते थे? जी हाँ, जी हाँ। मैं असल में बेसिकली अपने स्कूल में प्रेयर कराया करता था। तो वहाँ से फिर ये होता था कि मेरे टीचर जो कोई भी फंक्शन होता था उसमें मुझे बुला करके कुछ नज़में पढ़वा लेते थे, कविता पढ़वा लेते थे, जो भी ओकेजन होता था, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। तो फिर रफ्ता रफ्ता मैं शेर कहने लगा। तो 74 में मैंने सबसे पहला मुशायरा खतौली में पढ़ा था। ओके। जी हाँ, तो खतौली में मैंने सबसे पहला मुशायरा पढ़ा। और वहाँ जब मैं मुशायरा पढ़ने गया तो कोई पैसे तो मिले नहीं थे वहाँ। उन्होंने कहा कि मियाँ रात रात के खाने पे आ सकते हो तो आ जाओ, शाम का खाना खिला सकते हैं हम। तो हम चले गए, लेकिन कुदरत ने वहाँ मुझे जैसी शोहरत और इज़्ज़त दी। तो वहीं बैठे बैठे एक शायर थे सहारनपुर के साहिल फरीदी, उन्होंने मुझसे कहा कि मियाँ नवाज साहब, वो हमारे शहर में सहारनपुर में मुशायरा है, तो वहाँ आप आ जाएंगे? मैंने कहा जी आ जाऊँगा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिसे शोहरत कहते हैं, ताकत कहते हैं, इज़्ज़त कहते हैं, हुकूमत कहते हैं, इन सब चीज़ों में एक नशा है। और यही बात है कि इस नशे को कौन आदमी झेल सकता है, ये बड़ी ख़ास बात है। अक्सर व बेशतर लोग जब ये नशा तारी हो जाता है तो अपने आप को भूल जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि जब पहली शोहरत मुझे मिली तो मुझे नशा हो गया। और जब मुझे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मुशायरा है तो आप आ जाएंगे, तो मैंने कहा जी आ जाऊँगा। तो मैंने कहा कितने पैसे दोगे? तो उन्होंने कहा कि भाई 10 रुपये मिलेंगे। 18 साल के थे आप? हाँ, मतलब एक 74 की बात। 49 साल हो गए 74 को, तो आप 18 के थे। तो 10 रुपये पर पहला मुशायरा पड़ा और हम सहारनपुर गए। 4 रुपये 12 आने खर्च हुए हमारे, 5 रुपये 4 आने हमारे पास बचे। आकर के हमने 5 रुपये अपनी बैंक में पासबुक खुलवाई और वहाँ जमा किए। मैं यहाँ अपने दर्शकों को ये बात बताना चाहता हूँ कि मैंने शुरू से ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह गुजारा है। 5 रुपये बैंक में जमा कराना एक सिंबॉलिक बात हो सकती है, बहुत छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन मेरी पूरी ज़िंदगी का एक सिस्टम बता रही है ये बात कि मैं ज़िंदगी की पहली कमाई लाने के बाद मतलब है कि उसे डिपॉजिट करना चाहता हूँ, उसे सेव करना चाहता हूँ, उसे उड़ाना नहीं चाहता हूँ। 4 आने में मैंने पासबुक भी खोली और अपना बैंक अकाउंट भी ऑपरेट किया। तो इस ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाने में बड़ा वक्त लगा। एक और सबक
परिवार बताया, रिश्तेदारी बताई, रिश्ता बताया, और अब बता रहे हैं कि सेविंग। एक और सबक नवाज साहब, 10 रुपये से आपका ये जो पहला पेड मुशायरा आपका था, 10 रुपये से ये शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा? देखिए, अब आप इनकम टैक्स रेड कराना चाहते हैं तो, लेकिन कुदरत ने बहुत नवाजा, बहुत मोहब्बतें मेरी झोली में हैं, बहुत इज्जतें मेरे साथ हैं। कम लोगों को अपनी ज़िंदगी में इतनी शोहरत मिलती है। दुनिया के कई कोनों में आपने मुशायरा पढ़ा, तो ये तो तकरीबन दुनिया के 30 मुल्कों में मैंने तकरीबन 200 मेरी विज़िट हैं, जो मैंने अपने इंडिया को, अपने मुल्क को, अपने भारत को रिप्रेजेंट किया है एज ए शायर, एज ए उर्दू शायर। मैंने दुनिया के 30 मुल्कों में जाकर अपने मुल्क को, अपने देश को रिप्रेजेंट किया। हाँ साहब, आपके बारे में ये कहा जाता है शायरी में कि आप मुशायरा सुनाते नहीं हैं बल्कि पढ़ाते हैं। आपका जो अंदाज़ रहा है आज तक का, वो बहुत संजीदगी, आपका खुद का तो रहा है संजीदगी का, लेकिन जो सुनते हैं आपको वे बहुत संजीदा लोग होते हैं जो आपको बहुत अधिक पसंद करते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब कुछ जर्नलिस्ट के विरुद्ध कुछ कार्रवाइयाँ हुई तो ट्विटर पर आपका शेर जो है वो ट्रेंड करने लगा, लाखों लोगों ने उसको ट्वीट किया। वो क्या आप जलते, एक्चुअली मेरी शायरी बहुत कमज़ोर है, मुझे याद नहीं रहते हैं शेर, तो इसलिए मैं आपसे वो जानना चाहता हूँ कि वो आपने कैसे लिखा था, क्या पृष्ठभूमि थी, जलते घर पर क्या है वो? देखिए, शायर जब शेर कहता है ना, उसके सामने ये सारी चीज़ें तो नहीं होती कि कौन इसको ट्वीट करेगा, कौन इसको किसी मौके पर बोलेगा, एंकर कब पढ़ेंगे और मतलब लेखक कब लिखेंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन अच्छी शायरी का कमाल ये है कि वो हर खाने में फिट हो सके जी। तो इत्तेफाक ये है कि मेरा ये जो 4 मेरी लाइनें हैं, कुदरत ने ऐसा उनको पॉपुलर किया कि दुनिया में रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि मेरी 4 लाइनें तमाम एंकर्स, तमाम डिबेटर्स, तमाम मतलब राइटर्स गुनगुनाते रहते हैं और दोहराते रहते हैं। लिखने वाले लिखते रहते हैं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। और ये हादसा रोज़ होता रहता है, ज़िंदगी इस हादसे को रोज़ दोहराती रहती है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपका है। आग के पीछे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर रब आया, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। तो बहुत लोग इसको दोहराते रहते हैं। अभी पिछले दिनों एक फिल्म आई थी इरादा, जिसमें नसीरुद्दीन शाह और अरशद वारसी थे, और पूरी फिल्म इरादा इसी पर बेस है, मेरी 4 लाइनों पर। जब फिल्म स्टार्ट होती है तो नसीरुद्दीन शाह इन्हीं 4 लाइनों से फिल्म को शुरू करते हैं और इसी पे एंड करते हैं। हालांकि मैं फिल्म वगैरह तो देखता नहीं हूँ। नहीं, आप दिखाई दिए मुझे एक फिल्म में 1.5 इश्क, उसमें आप मुशायरा पढ़ते हुए दिखाई देते। वो असल में मुझे फिल्मों से वो शगफ नहीं है, वो मतलब लेकिन विशाल भारद्वाज साहब हमारे बड़े मद्दाह हैं और खुश मतलब शायरी भी करते हैं और शायरी को पसंद भी करते हैं। तो वो बहुत तकादा था उनका कि भाई किसी फिल्म में आए, मैं मना करता रहा, लेकिन वहाँ भी मैंने अपनी शर्तों पर शिरकत की। मैंने उनसे कहा कि विशाल भाई, हम देखिए कोई भी पोइट्री किसी दूसरे की नहीं पढ़ेंगे, हम अपना जो हमारा यूनिफॉर्म कोड है, जो ड्रेस कोड है उसको नहीं बदलेंगे। हम कुर्ता पाजामा पहनेंगे, सफ़ेद कुर्ता पाजामा पहनेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इसलिए उन्होंने हमें उसमें शामिल किया और उसमें माधुरी दीक्षित और नसीरुद्दीन शाह, हुमा कुरैशी ये उसमें थे। तो वो फिल्म आई तो इत्तेफाक से आप उसमें भी मुशायरा ही पढ़ रहे थे। मुशायरा ही पढ़ रहे थे। लेकिन ये कि हमें बहरहाल फिल्मों से ऐसा कोई शगफ नहीं। हालांकि मुझे फिल्म देखे हुए बहुत मुद्दत हो गई है। हाँ, फिर कुछ मैंने एक आध फिल्म आर्ट मूवीज़ देखी। मुझे वो क्या समिता पाटिल शायद एक आर्टिस्ट थी, स्मिता पाटिल होगी या समिता पाटिल होगी, बहरहाल वो थी, वो मुझे बड़ी पसंद थी। जी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे जिंदगी की सही मतलब एक फिल्म दिखा रही। आपके जवानी के दिनों की भी थी। हाँ, 1982 में आखिरी फिल्म देखी थी मैंने समिता पाटिल की, अर्थ। हाँ, फिल्म भी गजब थी। तो या मैं देखता था शबाना आज़मी की कुछ फिल्में जो आर्ट मूवीज होती थी। वजह क्या है कि पहले फिल्म जो थी ना, वो जिंदगी का आईना हुआ करती थी
और अब मुश्किल क्या आई है कि आज जिंदगी फिल्मों का आईना हो गई है। तो ये जो बदलाव आया है ये छोटा नहीं है। पहले लोग फिल्में देख के ज़िंदगी जीने की कोशिश करते थे, आज जो ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं वो आप हालात देख ही रहे हैं। फिर ना फिल्मों में स्टोरी है, ना गाने हैं, ना वो डायलॉग्स हैं, वरना मुग़ल आज़म ओ हो एक एक डायलॉग आप सारी ज़िंदगी याद करते रहें और बोलते रहें तो ख़त्म नहीं होगा। फिल्मों के गाने लाजवाब, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। वाह, प्यार से भी ज़रूरी कई काम हैं, प्यार सब कुछ नहीं ज़िंदगी के लिए। वाह नवाज साहब, तो ये गाने आज नहीं हैं। तो नवाज साहब ये जो गाने आप दोहरा रहे हैं दिल को लग तो रहे हैं, लेकिन कभी सुनाए भी हैं किसी को? नहीं, उस ज़माने के गाने मैडम को तो सुनाए आस मोहम्मद साहब ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर गाए जा सकते हैं। आप ये देखिए कि 40 साल पुरानी फिल्म का गाना आज बिल्कुल सार्थक लगता है और आज भी बजता है, आज भी सुना जाता है। और जो आज के गाने हैं इनकी उम्र बहुत छोटी है, महीना 2 महीना 4 महीने से ज़्यादा उम्र नहीं होती, लिहाजा ये गाने अमर हैं, अजर हैं और इनके गाने वाले भी हैं। नवाज साहब, जो आपने गानों की बात कर दी तो ये मैं आपको बता दूं, आप तो अदब के सुल्तान आपको कहा जाता है, लेकिन आजकल गाने चल रहे हैं बदमाश थे, बदमाश हैं, बदमाश रहेंगे और वो सुपर हिट हैं। हाँ, समस्या नहीं कि आप समाज की ये असल में उस ज़माने में जो प्रोड्यूसर होते थे, जो डायरेक्टर होते थे, वो फिल्में साधना की तरह बनाते थे। यस, वो इबादत की तरह बनाते थे। आज लोग प्रोफेशनली फिल्म बनाते हैं, ना कोई स्टोरी होती, ना कोई बैकग्राउंड होती, ना कोई थीम होता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इनकी उम्र इतनी होनी चाहिए, इनके डायलॉग ऐसे ही होने चाहिए, इनके गाने ऐसे ही होने चाहिए। नवाज साहब, पठान देखिए आपने, वो शाहरुख खान वाली फिल्म? नहीं, मैंने आपसे कहा कि मैंने 1982 में फिल्म देखी थी। उसके बाद से मैंने कोई फिल्म नहीं देखी। नवाज साहब, बहुत साउंड पर्सनैलिटी आपकी है और मैं समझता हूँ कि जब हम कल्पना करें, इमेजिनेशन अपने माइंड में लेकर के आएँ कि 18 साल के जब आप रहे होंगे तो उस समय तो आपकी दीवानगी चरम पर रही होगी, गर्ल्स में भी रही होगी, तो उस समय आप कोई खेल, जैसे आपका पर्सनैलिटी बहुत साउंड है, फिजिक आपका बहुत अच्छा है, तो किसी खेल की तरफ नहीं रुझान आपका हुआ? देखिए, वैसे तो ज़िंदगी ने खेलने की फुर्सत ही नहीं, मेरे पास वक्त ही नहीं बचता था। मैं खुद पढ़ता था और बच्चों को पढ़ाता था, तो इतना टाइम नहीं बचता था मेरे पास। लेकिन कभी कभी मुझे शौक़ था बैडमिंटन खेलने का, तो ज़िंदगी की थकान को दूर करने के लिए मैं अक्सर बैडमिंटन खेलता था। तो बस मुझे सिर्फ बैडमिंटन का शौक़ था, इसके अलावा और कोई शौक़ नहीं। थोड़ा बहुत जो वक्त बचता था वो किताबों के पढ़ने में गुजारता था। तो इस तरह से मैंने खेल नहीं खेला, बल्कि ज़िंदगी को खेल भी नहीं समझा, ज़िंदगी को ज़िंदगी समझा है, ज़िंदगी को मेहनत से और जद्दोजहद से पूरा किया। तो 67 साल की उम्र में आप अभी भी जो यंग दिखते हैं और माशाल्लाह से काफ़ी बेहतरीन आपकी फिटनेस है, तो ये इसका कोई फिजिकल जब एक्टिविटी, ये कैसे, इसका कोई खास मुझे पैदल चलने का बहुत शौक, पैदल चलने का शौक, मुझे पैदल चलने का बहुत शौक़ है। हालांकि आजकल मुझे मसरूफियत की वजह से ये दुश्वारी होने लगी है कि अलग अलग शहरों में मेरे अलग अलग स्कूल हैं, तो मुझे बाई कार ही जाना पड़ता है। लेकिन मैं हमेशा पैदल चलना ही पसंद करता हूँ। और आपको जानकर हैरत होगी कि मैं अपने शहर में तो गाड़ी से चलता ही नहीं, पैदल ही चलता हूँ। एक तो ये है कि सेहत बहुत अच्छी रहती है, दूसरे सामाजिक राब्ता और संपर्क बना रहता है। वेरी नाइस। सलाम दुआ का मतलब है कि राब्ता बना रहता है। नवाज साहब ने तो स्कूल खोल दिया, आप कमाल देखिए, आप मतलब कितने सारे टॉपिक्स इन्होंने कवर किए हैं और सब में एक सबक है, एक लेसन है, सोसाइटी को जानना चाहिए। जी नवाज साहब प्लीज़ कंटिन्यू। तो इसलिए मतलब कार में बैठ के जो सफ़र होता है, बाइक तो मैंने खैर पूरी ज़िंदगी में कभी चलाई नहीं, मुझे आती ही नहीं है। अरे और हाँ, अलबत्ता साइकिल मैंने चलाई है। जब मैं 8वीं में आया तो मैंने अपने अब्बा से कहा कि अब्बा से तो बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। उस ज़माने के अब्बा बड़े मतलब है कि रोब दाब वाले होते थे। मेरे फादर भी मतलब है कि मैं 6 फुट का जैसे हूँ, मेरे वालिद भी ऐसे ही थे। और पठान पर्सनालिटी थी, बहुत शानदार मूछे और साफ़ा और शेरवानी, चूड़ीदार पाजामा। तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। तो अगर कोई फरमाइश भी करनी होती थी तो हम वाया अम्मा करते थे। अम्मा से कहते थे और हमारी अम्मा हमारी बात हमारे अब्बा तक पहुंचाती थी।
तो मैंने एक फरमाइश की अपनी अम्मा से कि अम्मा अब्बा से कह दीजिए कि हमें एक साइकिल दिलवा दें। तो हम 8वीं में पढ़ते थे, तो मेरे अब्बा ने बुला के मुझे डांटा कि दिमाग ख़राब हो गया है, 8वीं में पढ़ रहे हो और साइकिल मांग रहे हो, पहले हाई स्कूल पास करो उसके बाद साइकिल मिलेगी। तो जब हम हाई स्कूल हमने पास किया और हमने गुड सेकंड डिवीज़न से पास किया था। उस ज़माने में गुड सेकंड डिवीज़न यानी कि 55% से जो ज़्यादा नंबर आते थे उसको गुड सेकंड डिवीज़न कहते थे। आज की तरह 98% 99% नंबर नहीं आते थे, बड़े नाप तोल के नंबर मिलते थे, बहुत लोग बड़े मटके से नीचे से निकाल के नंबर देता था उस्ताद। तो 55 आए तो गुड सेकंड डिवीज़न, शोर मच गया कि साहब नवाज की मतलब गुड सेकंड डिवीज़न। तो इसलिए अपने अब्बा से भी हम फरमाइशें बहुत डरते डरते करते थे। तो मैं कहना ये चाहता था कि जो सामाजिक रिश्ते हैं उनको ज़िंदा रखने की कोशिश करता हूँ। बाज़ार से गुज़रता हूँ, कोई हाथ पकड़ के बुला लेता है, कोई अपनी दुकान पे बिठा लेता है, कोई अपने थैले पे बिठा लेता है और मुझे ज़िंदगी का मज़ा आता है। वाह, नवाज साहब को मैं यहाँ बता दूँ, आप लोगों को ये जान करके अच्छा लगेगा कि नवाज साहब कह रहे हैं कि मेरी गुड सेकंड डिवीज़न आती थी और जितनी बार भी इनके स्कूल की लड़कियों का रिज़ल्ट आता है तो उसमें लिखे हुए होते हैं 99.5% नवाज गर्ल्स कॉलेज, 98.7% अजमत गर्ल्स कॉलेज। ये भी आप ही की लड़कियाँ हैं, बड़ा बदलाव है। आजकल आप डॉक्टर और आपने नया शुरू किया है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे? ये जो बच्चियाँ पढ़ती हैं, की तैयारी करा रहे हैं। जी हैं, जो बच्चियाँ पढ़ती हैं या पढ़ते हैं बच्चे, मैंने लखनऊ में IS स्टडी सेंटर बनाया, 4.5 एकड़ में है और वहाँ मतलब एक उर्दू अकेडमी की तरफ से बनाया था। मैं उसका फाउंडर हूँ और मेरा ही पूरा मतलब मंसूबा था वो। तो उसमें कोचिंग फ्री है, उसमें फूडिंग फ्री है, उसमें बोर्डिंग फ्री है और एक लैपटॉप भी कोचिंग के दरमियान दिया जाता है, वो रिफंडेबल है। चुनते किन लड़कियों को हैं ये बात जानना जरूरी होगा। वो एक नेशनल लेवल पर एंट्रेंस होता है, उसमें बच्चे और बच्चियां दोनों शरीक होते हैं। तो जो बच्चे उसमें मेरिटोरियस होते हैं तो तकरीबन 72 बच्चों का सिलेक्शन होता है, उनको फिर वहाँ कोचिंग दी जाती है। और अभी बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा। पिछली बार जब PCS का रिज़ल्ट आया तो तकरीबन 4-5 या 6 बच्चे कुल मिला करके अलग अलग स्टेट में हमारे PCS बने और SDM बने। बहुत बधाई आपको नवाज साहब। तो ये जो आपने कहा, आप चूँकि एजुकेशनिस्ट हैं इसलिए मैं ये बात पूछ रहा हूँ कि आप एक शिक्षाविद हैं, तो मुसलमानों में खासकर जो है वो इस तरह का माहौल बनाना, लड़कियों को प्रेरित करना और फिर उनको इतने आगे तक लेके जाना, तो आपको सोसाइटी से पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है? देखिए, कोई भी पॉजिटिव काम आप करेंगे तो रिज़ल्ट तो अच्छा ही आएगा। अच्छा ही। दूसरी बात यह है कि हम किसी एक समाज के लिए काम नहीं करते, किसी एक धर्म के लिए काम नहीं करते। हमारे तमाम स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो सबके लिए हैं। तो हर तरह के बच्चे आते हैं और जैसे हमारा ये लखनऊ वाला इंस्टीट्यूट है, ये माइनॉरिटी का है। तो इसमें बुद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। जो हमारे तमाम स्कूल हैं ये सब के लिए खुले हुए हैं। तो बहुत सारी हमारी मतलब है कि हिंदू फैमिलीज से भी हमारी बेटियां आती हैं, जैन फैमिलीज से भी बेटियां आती हैं, मुस्लिम फैमिलीज से भी बेटियां आती हैं। अलबत्ता ये है कि चूँकि बड़ी अजीब विडंबना है कि हम स्कूल खोलते हैं तो वो स्कूल मुसलमानों का समझा जाता है। मेरे ख्याल से इस धारणा को ख़त्म होना चाहिए। स्कूल हमने अपनी बेटियों के लिए बनाया है, किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए, किसी पर्टिकुलर बिरादरी के लिए नहीं बनाते हैं। नवाज साहब, ये तो बहुत अच्छा मैसेज आपने एक और बहुत अच्छा मैसेज दे दिया है। तो यहीं से हम इसको ये समझना चाहते हैं। बात आपकी कटती है, माफ़ कीजिएगा। आपने सवाल जो किया था वो अधूरा रह गया था, सिर्फ IS स्टडी सेंटर पे बात रुक गई थी। तो जाहिर है कि हम एकेडमिक बच्चियों को तैयार करते हैं। हमारा मानना ये है कि हाई स्कूल और इंटर लेवल पर जिन बच्चियों को तैयार कर दिया जाएगा तो हम रेस का घोड़ा बना देते हैं इनको, इनके पैर मजबूत कर देते हैं हम। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये बच्चियां कॉम्पिटिटिव लाइफ में आगे बढ़ें। तो इसीलिए अब हमने अजमत क्लासेस के नाम से मुजफ्फरनगर में एक नीट की कोचिंग और IIT की कोचिंग शुरू की है। तो उसमें अब हमारे बहुत सारे बच्चे
तैयारी कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो वो भी बहुत एक अच्छा सिलसिला है। नवाज साहब, आपके पूरे जीवन का जो सेंटर रहा है वो मोहब्बत रही है। आपकी शायरी में मोहब्बत, आपकी बातचीत में मोहब्बत, सबक मोहब्बत, मैसेज। और अभी जो हम देख रहे हैं कि कुछ पॉलिटिकल लोगों की वजह से या कुछ भी समझ लीजिए कि आजकल जो है सोसाइटी को मोहब्बत की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो मोहब्बत के नाम जो है आपका क्या कहना है? देखिए, मोहब्बत तो एक ऐसा जज्बा है कि ये हर इंसान को मुतासिर करता है, और मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर किसी के दिल में मोहब्बत नहीं है तो उसे पत्थर कहा जा सकता है, धड़कता हुआ दिल नहीं कहा जा सकता। धड़कन के साथ मोहब्बत विराजमान होनी चाहिए, और मेरी ज़िंदगी का तो मकसद ही ये है कि हम मोहब्बत के साथ ज़िंदगी जिए। मैं तो पूरी अपनी पोइट्री में, पूरी अपनी गुफ्तगू में और अपनी लाइफ में मोहब्बत की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, और मेरा ख़्याल से मोहब्बत की ज़िंदगी को ही ज़िंदगी कहा जाना चाहिए। नफ़रत की ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं कहा जा सकता। मेरा एक भाई है जिसका नाम सुनील है, हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब हैं कि जब मेरे यहाँ ईद के कपड़े बनते हैं तो मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन मेरे यहाँ 5 बच्चों के कपड़े बनते हैं। ये भी खास बात है। तो मेरे सुनील के जो 2 बेटे हैं, दोनों का नाम मैंने रखा है, एक का नाम अर्पित रखा है, एक का नाम अंकुश रखा है, और मैं वो 3 के बजाय 5 बच्चों के कपड़े बनाता हूँ। और एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि ये कपड़े मेरे तीनों बच्चे लेकर अपने दोनों भाइयों के लिए जाते हैं ईद पर, वो अपने अर्पित और अंकुश को दे के आते हैं। मैं चाहता ये हूँ, मैं खुद लेकर नहीं जाता, मैं चाहता ये हूँ कि जो ताल्लुक़, जो राब्ता, जो संपर्क, जो मोहब्बत, जो ताल्लुक़ हमारे दोनों के, सुनील के और मेरे घर के दरमियान है, वो हमारी नई पीढ़ियों में भी प्रवाहित होना चाहिए, नई पीढ़ियों तक भी पहुंचना चाहिए। तो मैं अपने तीनों बच्चों को भेजता हूं कि जाओ अपने दोनों भाइयों को ईद के कपड़े दे के आओ। सुनील और उसकी मिसेज नूतन जब दिवाली के बर्तन खरीदते हैं तो एक घर के बर्तन नहीं खरीदे जाते, 2 घरों के बर्तन खरीदे जाते, और वो दोनों फिर हमारे यहाँ देने आते हैं। मेरा मानना ये है कि हम दोनों के दरमियान ऐसी मोहब्बत है कि जैसी हर हिंदुस्तानी के दरमियान होनी चाहिए। मैं और सुनील बैठकर के जब कोई तस्वीर बनवाते हैं, कोई फ़ोटो बनवाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यही तस्वीर जिसमें सुनील और नवाज़ एक साथ बैठे हों, यही अच्छे और सच्चे हिंदुस्तान की तस्वीर है। सुनील जी को हम सलाम करते हैं और हमारी तरफ से भी उनको नमस्ते। नवाज़ साहब ने जो है बड़ी अच्छी बात कही है, और यही हिंदुस्तान है एक्चुअली। नवाज़ साहब, हम अब आपसे जो है बहुत अच्छी बातचीत चूँकि हो रही है, लेकिन बस एक तो मुख्तसर सवाल ज़रूर लेंगे, हम आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आपकी बहुत वाइडेस्ट नॉलेज है हर चीज़ पर, तो ये बात भी जानना ज़रूरी है कि आजकल के जो मुशायरे हैं अब उनमें वो बात नहीं रही जो आपके दौर में थी, बल्कि समाप्ति की ओर है। मुशायरे ही नहीं रहे, एंटरटेनिंग जोन सा क्रिएट हो गया। असल में अदब नहीं है, समझ नहीं है। पहले जो मुशायरे में लोग आते थे, हाँ, वो मुशायरे को जी कर के आते थे। आज लोग प्रोफेशनली आ रहे हैं, यानी कि एज ए प्रोफेशन आ रहे हैं, तो वो बात नहीं है, यानी कि ये इबादत और साधना नहीं रही है, अब ये प्रोफेशन हो गया है। तो जाहिर है कि इसमें गिरावट तो आएगी। दूसरी बात ये भी है कि नई जनरेशन में कम लोग पढ़े लिखे आ रहे हैं, तो जब पढ़े लिखे लोग आएंगे तो सोच, फिक्र, स्टाइल, चिंतन, ये सब चेंज होगा, सब वाइड होगा, तो उसकी भी कमी है। पढ़कर नहीं आ रहे हैं लोग, बात सुन कर के आ रहे हैं। लोग सुन कर के शायरी कर रहे हैं, पढ़ कर के शायरी नहीं। क्या बात है। तो इसलिए और वो अंतर आत्मा से जो निकल के आते हैं शब्द, वो जो एक हृदय होता है शायर का, वो पहले 10-10 किताबें पढ़ने के बाद कभी एक शेर हुआ करता था, है ना, तो हम सोचते थे कि ओहो गालिब ने ऐसे कहा है, मीर ने ऐसे कहा है, हफीज़ साहब ने ऐसे कहा है, फिराक ने ऐसे कहा है।
हमें ऐसे कहना चाहिए। नवाज साहब, आपसे बातचीत तो ऐसी होती है कि हम रात दिन करते ही रहें, लेकिन चूंकि आपके समय का भी हमें ख्याल रखना है, इसलिए मैं आपसे ये इल्तज़ा करूँगा कि आप कुछ बहुत अच्छा जो आज की सोसाइटी के लिए ज़रूरी भी हो और जो आपको याद आ रहा हो इस समय, तो एक बहुत कम समय आपका लेंगे, कुछ आप हमको, हमारे लोगों को आपको सुना दीजिए जो सबक देने वाला हो आज की ज़रूरत के हिसाब से। बहुत यादगार आपका पूरा जीवन रहा है। बहरहाल देखिए, शायर के लिए ये तो बहुत मुश्किल होता है किसी के बाप से आप ये कहें कि आपकी सबसे अच्छी औलाद कौन सी है। अरे ये बताना वाह, बहुत ये भी मुश्किल गजब है। बात है। लेकिन ये कि मैं कुछ सुनाता हूँ, एक दो शेर सुनाए देता हूँ जी प्लीज़। अभी मेरा एक शेर बहुत मशहूर हुआ, जी चूँकि शिक्षा पे बात हो रही थी, कि जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के, जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के, उसका बदला ये मिला तकदीर सीधी हो गई। वाह। उसका बदला ये मिला तकदीर सीधी हो गई, उसका बदला ये मिला तकदीर सीधी हो गई। एक शेर और सुनाता हूँ कि ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो। हाँ, ये तो कमाल है। ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो। मेरी खुशनसीबी ये भी रही कि मुझे फ़कीरों ने भी गुनगुनाया, मुझे गाने वालों ने भी गाया, मुझे पार्लियामेंट में भी बैठने वालों ने मलबे के कोट किया। आपने देखा होगा मुरारी बापू अपनी कथा में, राम कथा में, बहुत सारे मेरे शेर कोट करते हैं। आपने सुना होगा कि गज़ल सम्राट जगजीत सिंह ने मेरी बहुत सारी गज़लें गाई। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस पार्लियामेंट में मेरे शेर गुनगुनाते रहते हैं। तो बहरहाल मेरी खुशनसीबी है, तो ये शेर अक्सर पार्लियामेंट में गूंजता रहता है कि ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। वाकई वो बहुत, जान लीजिए कि ऐतिहासिक शेर है, जैसे बॉल ऑफ द सेंचुरी थी ना, तो ऐसे ही शेर ऑफ द सेंचुरी है। एक शेर मुझे बेटियों पर याद आया जी, इरशाद कि एक आंखों के पास है, एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर, एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर, बेटा हीरा होता है और बेटी कोहे नूर। ओह वाह वाह, नवाज साहब, बेटा हीरा होता है और बेटी एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर, बेटा हीरा होता है और बेटी कोहे नूर। माँ पर एक शेर याद आ गया मुझे, जी जी कि हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, दीवार तो मिलती है बुनियाद नहीं मिलती, माँ तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी, माँ तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी, हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती, हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। और आखिर में एक मतला, एक शेर सुना के इजाज़त चाहता हूँ। कहता हूँ कि उसकी रहमत के आगे, उसकी रहमत के आगे हर गिनती कम पड़ जाती है, उसकी रहमत के आगे हर गिनती कम पड़ जाती है, इतनी कलियां खिल जाती हैं टहनी कम पड़ जाती है। इतनी कलियां खिल जाती हैं टहनी कम पड़ जाती है। इतनी कलियां खिल जाती हैं टहनी कम पड़ जाती है, और रूखी सूखी खाकर बच्चे खुश होकर सो जाते हैं, रूखी सूखी खाकर बच्चे खुश होकर सो जाते हैं, जिस दिन चटनी मिल जाती है रोटी कम पड़ जाती है। जो वाह वाह, जिस दिन चटनी मिल जाती है रोटी कम पड़ जाती है, और माँ के पाँव दबाकर जब, माँ के पाँव दबाकर जब मजदूरी करने जाता हूँ, माँ के पाँव दबाकर जब मजदूरी करने जाता हूँ, इतने पैसे मिल जाते